हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई स्मार्ट क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपनी कॉपी और पेन अपने पास रख लीजिए ताकि आपको जो पॉइंट्स मैं लिखवाना चाहूँ इन नोट्स के अलावा जो आपके सामने हैं, इनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन सभी टॉपिक्स को शुरू करने से पहले हमें इस चैप्टर में दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है फिज़िकल चेंज, नंबर सेकंड है केमिकल चेंज। देखिए फ्रेंड्स, फिज़िकल चेंज इस तरह का चेंज होता है जिसमें शेप, साइज़, कलर, स्टेट, इन सभी का चेंजेस आ जाए। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस पहले सॉलिड थी, बाद में क्या हो गई, पिघल के लिक्विड बन गई, तो स्टेट में चेंज आ गया। ठीक है, और ऐसी कई सारे चीज़ें होंगी जिनमें ये फिज़िकल चेंज जो है आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, फिज़िकल चेंज की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो आप सब लिख सकते हैं, फिज़िकल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच इन्वॉल्व चेंज इन ओनली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। रिपीट कर रहा हूँ, फिज़िकल चेंजेस आर दोज चेंजेस which involve change in only physical properties like color, size, shape and state of a substance। ठीक है जी, तो जिनमें कलर का चेंज, साइज़ का चेंज, शेप का चेंज या फिर स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंज हो जाए, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस हो जाए, तो ऐसे चेंजेस को हम फिज़िकल चेंजेस बोलेंगे। ज़्यादातर जितने भी फिज़िकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड किए तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकते हैं, मतलब दो प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बना सकते हैं। जैसे कि हमने जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर हमने शीशा है, कांच है हमारे पास, अगर वो टूट जाता है तो वो एक फ़िज़िकल चेंज है। अब हम कांच के टुकड़ों को फिर से दोबारा जो है वो प्रॉपर कांच में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिसाइकलिंग। ठीक है, तो ये एक फ़िज़िकल चेंज है। ऐसे ही अगर कैंडल का पिघलने की बात करूं, कैंडल जो है वो धीरे धीरे वैक्स में कन्वर्ट होती जाएगी, पिघलती जाएगी, पिघलती जाएगी, पिघलती जाएगी, और उसी वैक्स को इकट्ठा करें, फिर से मोल्ड करें और कैंडल बना दें और फिर से वो चल पड़ेगी, फिर से काम करेगी। तो मतलब ये सारे चेंजेस जो है रिवर्सिबल होंगे। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूँ फिजिकल चेंज में, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसमें किसी भी तरह का न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। जैसे कि आइस से वाटर बनना, वाटर से स्टीम बनना, मतलब जो मेन मॉलिक्यूल है या मेन एटम जो है वो वाटर ही है हमारे पास। ठीक है, एंड इसकी कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन अ वाटर, ये सब इसकी एग्जांपल्स होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी का है, इट टेक्स प्लेस विदाउट मच चेंजेस। इसमें इस चेंज में ज़्यादा चेंजेस आने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज। इसमें कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज नहीं होगी। अगर कांच टूटा है तो वो कांच की ही फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, कोई और नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट चलते हैं हम केमिकल चेंजेस पे। केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं जिसमें कि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, कंपोजिशन चेंज हो जाएगी सब्सटेंस की। तो आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस एंड चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑल्सो। तो इसमें क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी और केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में केमिकल में, मोस्ट चेंजेस आर इरिवर्सिबल। इन चेंजेस को हम दोबारा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाएगा, तो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने मुश्किल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई हमने केमिकल रिएक्शन की जिसमें गैस जो है इवॉल्व कर रही है। ठीक है, अब हम गैस को दोबारा फिर से रिएक्ट कराएं प्रोडक्ट के साथ तो दोबारा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो ये एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन की। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार जब लोहे को जंग लग गया तो दोबारा हम उस जंग लगे हुए लोहे से प्रॉपर जो लोहा था, जो पहले था, आयरन था, उसको हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि
खाने का ख़राब होना, डिके ऑफ फूड। डिके ऑफ फूड में क्या है कि अगर एक बार खाना स्पॉइल हो गया तो दोबारा क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं या पहले जैसा बना सकते हैं? तो नहीं। तो ये जो चेंजेस होंगे ये इरिवर्सिबल होंगे, इनको दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसमें जो भी सब्सटेंस बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो न्यू सब्सटेंस बनेगा, रिएक्टेंट जैसा नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, डिके ऑफ फूड, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसमें जो चेंजेस आ सकते हैं वो किस किस चीज़, कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सभी इसमें चेंजेस आ सकते हैं। बाकी आपको डेफिनेशन लिखा दी है, आई होप सो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। तो आइए फ्रेंड्स, अब चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आप स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें केमिकल चेंजेस होंगे। द केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस आर द चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। इसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म्ड होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। केमिकल रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी, जैसे कि A + B गिव्स AB, तो एक नया प्रोडक्ट बना AB हमारे पास, A और B को मिला के। जैसे C + O2 गिव्स CO2, C कार्बन एक अलग कंपाउंड, एक अलग एटम है, एलिमेंट है। O2 ले ले अगर हम, जैसे कि मॉलिक्यूल है वो, ठीक है, और उनसे मिलाया, उनको मिला के हमने जो बनाया दैट इज़ CO2, वो एक गैस है, वो अलग कंपाउंड हो गया आपके पास, ठीक है। तो एक नया सब्सटेंस बनेगा हर बार केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड अ फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बेसिकली बच्चों को समझ नहीं आती, इसको ध्यान से समझिएगा। एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि C + O2 गिव्स CO2, H + O2 गिव्स H2O, सॉरी H2H + O गिव्स H2O। तो मतलब क्या है कि ये, यानी कि जब भी वाटर बनाना है तो हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाना है। कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन को ही मिलाना पड़ेगा। तो इन सभी को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को ईजाद करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें ये बताया जाता है कि जितने हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज़ होंगे उतने ही, और जितनी अमाउंट की हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज़ होगी उतनी ही अमाउंट की हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट होगा। तो इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि दोनों तरफ जो चार्जेस होगा, आयंस का जो चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन दोनों तरफ सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन सेम होने चाहिए। अगर कुछ और है, कुछ प्रोडक्ट अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, तो ऐसे ही प्रोडक्ट भी होगा, प्रोडक्ट में भी वही एलिमेंट्स यूज़ होंगे। जैसे कि इधर हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन होगा कहीं पे, तो वो बैलेंस्ड होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है दैट इज़, सबसे पहले हमारे पास टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से पता लग रहा है, 2 चीज़ों का जुड़ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में Mg + O2 गिव्स 2MgO, 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 स्पीशीज़ जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो द रिएक्शंस in which 2 or more substances combine together to form a new substance are called combination reactions. I hope friends आपको समझ आ गया होगा। कॉम्बिनेशन मतलब 2 चीज़ों का जुड़ना और एक नया प्रोडक्ट बनना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली है एक सब्सटेंस का टूट के 2 में कन्वर्ट होना, ठीक है। एक सब्सटेंस जो है बड़ा सब्सटेंस होगा, वो टूटेगा, 2 छोटे छोटे सब्सटेंसेस बना देगा, न्यू सब्सटेंस बनाएगा। मतलब रिएक्टेंट साइज़ में हमारे पास 1 स्पीशीज़ होंगे और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे एग्जांपल दे रखी है, PbNO3 होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO + 4NO2 + O2। तो देखिए एक रिएक्टेंट स्पीशीज़ टूट के 3 प्रोडक्ट दे रही है हमारे पास। तो ये क्या है? डीकम्पोजिशन। द रिएक्शन इन विच
single compound breaks up into two or more simpler substances are called decomposition reaction. डिकम्पोजिशन करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं. अगर मैं मेथड्स की बात करूं, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रोड्स डालें तो उसको वो ब्रेक डाउन कर देगा. जैसे कि CuSO4 का सॉल्यूशन है, Cu पॉजिटिव SO4 नेगेटिव होता है CuSO4 में. तो अगर हम उसमें इलेक्ट्रोड्स डालते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे बैटरी के 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, उनको हमने डिप कर दिया सॉल्यूशन में, तो वो क्या करेगा, CuSO4 में को आयंस में तोड़ देगा. तो एक तरफ नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आयंस चले जाएंगे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव आयंस चले जाएंगे. तो ये इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन. तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है हीट की हेल्प से उसको गर्म करके या उसको पिघला के जो है हम उसकी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं. डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, बार बार आपको यही बता रहा हूँ. और उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करने के लिए. ठीक है. तो डिकम्पोजिशन आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप लोगों को सभी को पता होगा, थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूँ. डिस्प्लेस का मतलब है कि जो ज़्यादा ताकतवर स्पीशीज़ होंगी वो छोटे या कम ताकतवर स्पीशीज़ को क्या करेंगी, रिप्लेस कर देंगी. ठीक है. जैसे कि मैं रिएक्शन की बात करूँ, यहाँ पे Zn है और इसको रिएक्ट कराया जा रहा है CuSO4 सोल्यूशन के साथ. ठीक है. तो Zn जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है. तो Zn ज़्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है. तो Zn जो करेगा, Cu के पास जाएगा, उसको हटा के उसकी जगह आ जाएगा और Cu जो है वो अकेला रह जाएगा. तो देखिए रिएक्शन क्या बन गई हमारे पास, ZnSO4 प्लस Cu. तो Zn ने Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. अब सेकंड केस इसी का ले लें, Cu प्लस 2 AgNO3. तो Cu कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे चला जाएगा. तो CuNO3 होल ट्वाइस बना दिया उसने और 2Ag जो है वो रिप्लेस हो गया. तो फ्रेंड्स ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट. ठीक है. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का ही सेकंड टाइप है हमारे पास, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ें आपस में एक्सचेंज हो जाएं, दो आयंस जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएं या एक दूसरे को रिप्लेस कर दें. ठीक है. जैसे कि हमारे पास नीचे एक रिएक्शन दिख रही होगी आपको, AgNO3 प्लस NaCl. Ag जो है वो Na को रिप्लेस करेगा और Na जो है वापस Ag की जगह पे आ जाएगा. तो AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा. ये है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा. ठीक है फ्रेंड्स. तो म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब है दोनों ने आपस में अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया है. यहाँ पे देखिए फर्स्ट रिएक्शन में AgNO3 और दूसरी इसको रिएक्ट कराया था NaCl के साथ. तो Ag के साथ NO3 लगा था, वो किसके साथ चला गया, Na के साथ. और Na के साथ Cl था, वो किसके पास चला गया, Ag के साथ. तो AgCl बन गया और NaNO3 बन गया. तो मतलब आयंस एक्सचेंज कर लिए दोनों ने. बेसिकली ये दो तरह की होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नंबर फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, नंबर सेकंड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें फाइनल प्रोडक्ट जो होगा उसमें एक जो प्रोडक्ट होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब नीचे बैठ जाएगा वो पूरे सोल्यूशन में, और बाकी जो है वो पूरे सोल्यूशन में घुला रह जाएगा. एक जो है वो नीचे बैठ जाएगी चीज़. ठीक है. वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन सकता है और भी कई कलर के डिफरेंट प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं. प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है बेसिकली जो इनसॉल्युबल होगा. ठीक है. किसी से रिएक्ट नहीं करेगा और वो नीचे बैठ जाएगा, पूरे बीकर में नीचे बैठ जाएगा जब हम रिएक्शन कराएंगे. तो इसकी एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं AgNO3 प्लस NaCl वाली. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली जब एसिड जो है किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाता है.
एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाता है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा 9th में थोड़ा बहुत कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेस और एसिड दोनों मिलके एक सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, जहाँ पे देखिए NaOH जो है एक बेस है, HCl एक एसिड है, ठीक है। सो NaCl बना देगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है यहाँ पे, और H जो है वो OH के साथ कंबाइन होके H2O बना देगा। तो NaCl एक सॉल्ट बन गया और H2O बेस, सॉरी वाटर, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन, ये दो टाइप्स हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं जिनमें बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं, दोनों प्रोसेस इकट्ठे एक साथ होते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। ऑक्सीडेशन मीन्स अ गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन मीन्स उसका उल्टा, बिल्कुल ऑक्सीडेशन का उल्टा, दैट इज़ लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मैं रिडॉक्स की डेफिनेशन आपको दोबारा बोलता हूँ। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। नीचे उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ये देखिए ZnO + C गिव्स ZnCO। तो यहाँ पे ZnO जो है वो रिड्यूस टू Zn हो गया, तो यानी कि रिडक्शन हो गई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और कार्बन जो है उसने ऑक्सीजन को कंजप्ट किया, अपने साथ कंबाइन किया और उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हो सकती है, वो किसी भी तरह की एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, जिसमें हीट एनर्जी क्या हो, प्रोड्यूस हो, रिलीज़ हो, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब निकलना, किसी चीज़ का निकलना, ठीक है। तो हीट का निकलना, जिस रिएक्शन में हीट बनेगी या निकलेगी उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जो है C+O2 गिव्स CO2। तो ऐसी रिएक्शंस में जो है बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब, हीट को जो करे एब्जॉर्ब, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि CaCO3 प्लस हीट गिव्स CaO + CO2। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो रिएक्टेंट साइड पे हो, मतलब एब्जॉर्ब हो रही हो, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड पे हमारे पास हीट है तो हीट इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व वर्ड को याद रखिएगा, हीट इज़ इवॉल्व। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज़ इवॉल्व्ड एंड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज़ एब्जॉर्ब, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स हमारे पास कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये दो एप्लीकेशंस है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की। तो सबसे पहले कोरोजन के बारे में पढ़ते हैं। आपने सभी रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा, जो लोहा है इसको जंग लग जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कोरोजन, ठीक है। ऐसे प्रोसेसेस को बोलते हैं कोरोजन जिसमें जो सब्सटेंस था वो ख़राब हो जाए, रिएक्शन होने के बाद ख़राब हो जाए, ठीक है। जैसे खाने का ख़राब होना, ठीक है, पर खाने के ख़राब होने को हम रेंसिडिटी बोलेंगे। अगर कोई मेटल ख़राब हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कोरोजन। अगर कोई खाने वाली चीज़ है तो उसको हम बोलेंगे रेंसिडिटी, उसके ख़राब होने को बोलेंगे रेंसिडिटी। तो देखते हैं कोरोजन, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिस्क्राइबेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेज एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड कोरोजन, ठीक है।
तो क्रोजन के अंदर इसी की एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब भी लोहे के पीस को जैसे कि कोई लोहे का पीस है जिसको हमने पेंट नहीं किया हुआ, वो ऐसे ही जब काफ़ी टाइम तक बाहर एटमॉस्फेयर के टच में रहता है तो पानी, हवा, इन सब के कारण जो है, मॉइस्चर के कारण बेसिकली वो क्या कर जाता है, उसको रस्ट लग जाता है, वो अपना ऑक्साइड बनाने शुरू कर देता है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि मेटल जो है वो ऑक्साइड बनना शुरू हो रहा है। ऑक्साइड बनने की वजह से मेटल ऑक्साइड्स ऐसे बन जाते हैं जो मेटल को ख़त्म करना शुरू कर देंगे, ठीक है, ईटिंग अप ऑफ एन मेटल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम करोजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेसिकली क्या है, कोई भी फूड मटेरियल या फूड आइटम्स हैं, ठीक है, उनको अगर प्रॉपर्ली स्टोर ना किया जाए तो वो क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी उसके कारण। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। और इनके कारण क्या हैं, क्यों ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है, काफ़ी सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो उसको ख़त्म करना, ईटिंग अप करना शुरू कर देंगे, ठीक है। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द फूड मटीरियल containing fat and oil exchanges when they are left exposed to the air for a longer time. This is called rancidity. It is caused due to oxidation of fat and oil present in the food material. क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होती है फैट और ऑयल की, ठीक है। It can prevented by using the various methods such as adding antioxidants to the food. इनको हम रोक सकते हैं एंटी एसिड्स को यूज़ करके, एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करके। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स बाय फ्लशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन। आपने कई सारे फूड मटेरियल्स देखे होंगे, जैसे कि चिप्स खाते हो, लेज़ वगैरह, तो इनमें क्या है, पहले से ही हवा भरी होती है, वो जो गैस अंदर भरी हुई है दैट इज़ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी गैस जो फूड को ख़राब ना होने दे, ठीक है, उसको उसमें से एयर निकाल ली जाती है और उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है, उस थैलों में नाइट्रोजन भर दी जाती है, ताकि नाइट्रोजन क्योंकि एक गुड स्टोरिंग मटेरियल है, गुड स्टोरिंग गैस है, तो वो फूड को जल्दी ख़राब नहीं होने देगी। वो उसकी जो एज होती है ना, किसी भी खाने की ख़राब होने की एज जो होती है उसको इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। तो ये था आपके पास पहला चैप्टर। अच्छा, एक थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार इसमें कि कोई ऐसे मेथड्स बताइए जिनके द्वारा हम क्रोजन को रोक सकते हैं, ठीक है। मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन में बेसिकली क्या है, हम कोई भी मेटल है उसको करोड होने से कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड अगर मैं आपको बोलूँ, आप प्लीज़ लिख लीजिए इन चीज़ों को। सबसे पहला है बाय पेंटिंग। किसी भी मेटल को हम अगर पेंट कर दें, प्रॉपर पेंट करें उसको, ठीक है, तो उससे क्या है कि वो ऑक्साइड बने, मतलब एटमॉस्फेयर के टच में नहीं आएगा। एक इंसुलेशन लेयर बन जाएगी पेंट की मेटल के अराउंड, एक ऐसी लेयर बन जाएगी जो उसको एटमॉस्फेयर से टच होने नहीं देगी। अगर एटमॉस्फेयर से टच नहीं होगा, गैस से टच नहीं होगा, तो मेटल जो है वो ख़राब नहीं हो सकता। नंबर सेकंड पॉइंट अगर आपने लिखना है तो बाय ग्रीसिंग। ग्रीस आप सभी को पता होगी, देखा होगा आपने, कई बेरिंग्स में भी, व्हील बेरिंग्स में यूज़ होती है ग्रीस। तो लाइट येलो कलर का सब्सटेंस होता है ग्रीस, ठीक है। तो इसको अगर हम मेटल के अराउंड लगा दें तो मेटल जो है वो एक इंसुलेटिंग लेयर आइसोलेशन कर देगा एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और एटमॉस्फेयर के टच में नहीं रहेगा तो मेटल सेफ रहेगा। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं और ताकि एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दी जाए। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड नहीं बना सकते, ठीक है, या ऑक्साइड नहीं बनाते वो अपने, ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये एक ऐसे मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड जल्दी नहीं बनते, ठीक है। तो अगर हम मेटल्स के ऊपर ऐसी प्लेटिंग कर दें, मतलब एक दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दें, ठीक है, जो ऑक्साइड ना बनाते हो, तो क्या है, हमारा जो मेन मेटल है वो करोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोजन फ्रॉम करोजन। तो इनको आप प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक्स आपके पास हैं, आप अच्छे से पढ़िए। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो इसका फुलफिल आइडिया मिल गया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर लीजिए। मैं आपको डेली बेसिस पे न्यू चैप्टर्स के वीडियोस देता रहूँगा और इवन आपको पेपर्स में भी सैम्पल पेपर्स अवेलेबल कराऊँगा, ठीक है। तो
कर लीजिए प्लीज़। और जितने भी वीडियोस को देखते हैं उनको लाइक भी कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरा एफ़र्ट जो है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के रिलेटेड तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, मैं आपको PDF फाइल्स दे सकता हूँ। ठीक है, और इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।